दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम आपका अर्थशास्त्र का दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। उसमें पहला पार्ट पढ़ा दिए हैं, देखिएगा उसको अच्छे से समझा दिए हैं। अब हम इसी का पार्ट 2 चल रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है। ये चैप्टर आपका बड़ा है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे जो शुरुआत किए थे अब उसी का आगे चलते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? राज्य एवं राष्ट्र की आय। हेडिंग से समझ रहे हैं तो इनकम से संबंधित है। इसमें आगे और बहुत अच्छे अच्छे टर्म आएंगे, जीडीपी, जीएनपी, वो सब भी एकदम बढ़िया डिटेल से समझाएंगे। तो बिहार की आय के बारे में पढ़े थे कि बिहार क्या है, सभी राज्यों में आय के मामले में पिछड़ा हुआ है। बिहार क्या है, आय के मामले में पिछड़ा हुआ है। गोवा ऊपर था राज्य में। तो अब हम पढ़ेंगे इसके आगे। देखिए, सामान्यतः हम यह जानते हैं कि गरीबी को जन्म देती है। आइए समझाते हैं लाइन को। इस कथन को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मतलब इकोनॉमिस्ट रैगनर नक्स, यहाँ पर देखिए इंग्लिश इसका ऐसा है, हिंदी इसका ऐसा है, ठीक। याद कर लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसने कहा था गरीबी को जन्म देता है, तो रैगनर नक्स ने, रैगनर नक्स, ठीक। ये क्या बोले थे कि देखिए यहाँ पर उदाहरण देके समझा देते हैं। जैसे कोई गरीब परिवार है, उसके घर में 5 गो 6 गो 7 गो 10 गो लोग हैं। अब एक आदमी कमावे वाला है बेचारा, तो वो कितना कमाएगा कि सबका पुर जाए। मान लीजिए 10,000 या 20,000 कमाता होगा, तो सारा पैसा तो उसका चल गया बेचारा के खान ही में, उतना आदमी के चला गया ना। तब वो सोचिए क्या सेविंग करेगा। अगर किसी का मान लीजिए तबीयत बिगड़ जाएगा, घर में बिगड़ता ही रहता है कि किसी न किसी का, समझे आधा पैसा उधरे चल जाएगा, तो आदमी कभी पूंजी बना पाएगा या कभी अपने सभी को एक जैसा मतलब स्टैंडर्ड जीवन दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। ना ही अच्छा क्वालिटी का शिक्षा दे पाएगा। तो क्या होगा, वो गरीबी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आएगी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, और ऐसे क्या है गरीबी चलते रहती है, चक्र जैसा। जैसे फूड चेन चलता है ना, वैसे ही गरीबी का चक्र है। इसको तोड़ने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा बहुत जरूरी है, तभी ये टूटेगा। वो भी कैसा शिक्षा? हाई क्वालिटी का अच्छा शिक्षा, कि आदमी उससे क्या है कुछ प्रोडक्शन कर सके, कुछ सीखा है तो दूसरों को बता सके, कुछ सीखा है तो उससे कुछ बना सके, वैसा शिक्षा। रटल रटावल ये सब खाली थ्योरी वाला किताबी शिक्षा नहीं, प्रैक्टिकल शिक्षा होगा तब ये गरीबी दूर होगा। ये समानता क्या बोले थे कि गरीबी को जन्म देती है। ये किस अर्थशास्त्री कहे थे? रैगनर नक्स ने, रैगनर नक्स ने, ठीक। याद रख लीजिएगा। ने गरीबी के कुचक्र, विशियस मतलब होता खराब, साइकिल ऑफ पॉवर्टी के रूप में व्यक्त किया है। इन्होंने बताया था, ये देख रहे हैं ना, ये इकोनॉमिस्ट थे। ये इनका जन्म 1907 में हुआ था, निधन 1959 में हो गया था। देखिएगा जो भारत में भी अर्थशास्त्री होते हैं वो भी यही सब बात बोलते हैं कि गरीबी को जन्म देती है। जैसे देखते हैं किसी का परिवार में है, आमदनी कम रहेगा तो गरीबी रहेगा ही बेचारा, न अच्छा किसी को भोजन दे पाएगा, ना अच्छा कपड़ा दे पाएगा, ना अच्छा रहन सहन दे पाएगा, ना अच्छा शिक्षा दे पाएगा। फिर उसका अगला पीढ़ी आएगा, ना अपने बेचारा अपने अच्छा शिक्षा ग्रहण किया, ना अच्छा क्वालिटी जिंदगी दिया, तो दूसरा फिर क्या देगा? फिर उसका भी जनरेशन, तो ये क्या जनरेशन बाय जनरेशन ऐसे ही चलता रहता है। तो गरीबी को जन्म देता है, किसने कहे थे? अर्थशास्त्री रैगनर नक्स ने, ठीक। आगे देखिए, इसलिए देखिए गरीब इसलिए गरीब है कि उनमें क्या है, गरीबी है। गरीब क्यों गरीब है? क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है।
पैसा रहता तो वो थोड़े गरीब कहलाता, पैसा रहता तो बिजनेस खोल देता, फैक्ट्री खोल देता। एक पैसा रहने के बाद दिमाग एक से एक काम चलता है, अच्छे दिन भी दिमाग चलता है और बुरा दिन भी चलता है। तो आपका पास जैसे पैसा जैसा रहेगा उस तरह दिमाग चलेगा। अच्छा दिन सोचिएगा, इस पैसे को बढ़ाने के लिए फैक्ट्री लगा सकते हैं, कुछ नया उद्योग शुरू कर सकते हैं, या फिर आप गलत देने भी जा सकते हैं, जुआ शराब ये सब देने भी जा सकते हैं। पर उसके लिए पहले पैसा भी तो होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी चल जाएगा दोनों तरफ। तो यहाँ पर क्या बोला, गरीब क्यों गरीब है, क्योंकि उसके पास पूंजी नहीं है, पैसे नहीं थे, इसलिए गरीब है बेचारा। अब कमाता है तो क्या है, वो इतना महंगा एक परिवार को खाने पिलाने में वही से में चल जाता है। गरीबी के कारण उनकी आय क्या होती है, कम होती है। गरीबी कारण क्या होती है क्या, क्योंकि शिक्षा नहीं है। अच्छा शिक्षा लेगा तभी ना उसका वेतन सब चीज अच्छा रहेगा। बेचारा उतना पढ़ा लिखा नहीं है तो छोटा मोटा काम करता है, छोटा मोटा काम करता है तो क्या करता है, उसको पैसा भी कम देता है, शोषण करता है सब। अशिक्षा, पैसा कम है तो अपने बच्चे को भी नहीं पढ़ा पाता है सही से ढंग से। अज्ञानता और जानता भी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि शिक्षा, अगर मान लीजिए ठीक है शिक्षा नहीं है किसी के पास, अगर वो अनपढ़ है मान लीजिए आदमी, मगर आदमी के पास भगवान क्वालिटी दी क्या दिए हैं कि वो आदमी देख के सीख जाता चीज को, 2 बार 4 बार देखेगा ना वो चीज तो आदमी कर देगा, दोबारा खुद कर लेगा। तो मान के चलिए ठीक है पढ़ा लिखा नहीं है, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक जहाँ बनती है सामान फैक्ट्री, वहां अगर जो देख लेगा ना कि बल्ब कैसे बनती है, या फिर देख लेगा इलेक्ट्रॉनिक सामान कैसे बनती है, तो वो बना देगा। उसमें पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है, वो 1 साल 6 महीना जितना दिन लगे उसको, वो देखेगा कि ये चीज़ ऐसे ऐसे बनती है, वो सीख जाएगा आदमी तुरंत। जैसे देखते हैं गाड़ी चलाने के लिए कोई स्कूल जाना पड़ता है, पढ़े लगी नहीं ना, आदमी क्या है 2 बार 4 बार देखता है आदमी को, ये क्लच गियर एक्सीलेटर देखता है ना, और 10-15 बार क्या करता है उसका कोशिश करता है चलाने का, 10-15 दिन 1 महीना जितना लगे प्रैक्टिस करते रहता है, 1 घंटा 2 घंटा चलाने के लिए सीख जाता है कि नहीं। उसमें जाता है आदमी कॉलेज करने के लिए कि यूनिवर्सिटी जाते हैं गाड़ी सीखे ले, नहीं ना। तो वैसे ही कुछ कुछ चीज़ है जो आदमी प्रोडक्शन लाइन में सीख सकता है, जैसे फूड एग्रो प्रोडक्ट हो जाएगा, खाए वाला सामान, चिप्स बनाना केला का, वो सब सीख सकता है कि नहीं सीख सकता है। तो अज्ञानता है, नहीं जानता आदमी तभी ना लेबर जैसा काम कर रहा है बेचारा। जान जाएगा बनाने के लिए तो खुद बनाना, चाइना क्या क्या आदमी यही सब ने सीख गया। तो क्या है, गरीबी गरीबी को जन्म जाता है। गरीबी क्यों होता है, क्योंकि पास पूंजी नहीं है, शिक्षा नहीं है और नॉलेज भी नहीं है, बेचारा क्या ऐसे पिछड़ा रहता है। कारण क्या है, गंता कारण बच्चों को पैदाइश जन्म अधिक होती है, और देखेगा जिनके यहाँ क्या है गरीबी रहता है उनके घर में बच्चे भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं, उनको लगता है कि ज़्यादा आदमी होगा तो ज़्यादा कमाएगा, मगर कमाने का एक उम्र होगा तभी न कमाएगा वो बच्चा, उससे तो पहले जब आएगा तो खर्चा होगा। छोटे बच्चा से तो नहीं ऐसा नहीं कि तुरते वो बेचारा पैसे कमाने लगेगा, उसको भी सही शिक्षा नॉलेज रहेगा तभी न वो कमा पाएगा। फलतः उनकी अगली पीढ़ी अधिक गरीब हो जाते हैं। मतलब देखिए आपके दादा परदादा होंगे कम गरीब, और आप क्या होगे ज़्यादा गरीब, और आपका अगला जनरेशन आएगा, अगर आप नहीं सही से शिक्षा या मेंटेन किए तो क्या होगा, और ज़्यादा बेचारा गरीब हो जाएगा। वही बोल रहे हैं, फलतः क्या होता है, एक पीढ़ी गरीबी में बीता, वो बेचारा अपने परिवार को सही से देखभाल नहीं कर पाया, तो उसका अगला पीढ़ी और ज़्यादा गरीब, वो भी सही से यही चक्र में फसल रहा, फिर तीसरा का जनरेशन उसका और गरीब। वैसे नहीं देखते हैं झुग्गी झोपड़ी इतना बेचारा कैसे रहता है सब, इसी कारण से। गरीबी का यह कुचक्र क्या है, अनवरत। अनवरत मतलब इन्फिनाइट, चलते आ रहा है। वैसे देखते हैं नेता लोग जो है हर चुनाव में क्या है, गरीबी हटाओ का नारा लगाते हैं, गरीबी आई तक हटा। आज़ादी का कितना दिन हो गया, नहीं हटा, और हटेगा भी नहीं जब तक शिक्षा में नॉलेज में सुधार नहीं होगा, आदमी को पूंजी नहीं मिलेगा काम करने के लिए। अनवरत चलता रहता है। इसका आशय यह है कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। अभी बोले कि आदमी क्या होगा, जब अपने बच्चे को सही शिक्षा नहीं देगा, सही से खाना नहीं देगा, सही से माहौल नहीं देगा, नॉलेज नहीं देगा, तो फिर वो बच्चा अच्छा कमाएगा नहीं कमाएगा।
फिर वही बेचारा मजदूरी करेगा, मजदूरी रह जाएगा, कम पैसा मिलेगा, तो फिर अगला जनरेशन भी उसका फिर वैसे ही रह जाएगा। तो यही कारण है कि क्या है, गरीबी गरीबी को जन्म देती है। देख रहे हैं ना, पॉवर्टी पुअर फैमिली हो गया बेचारा। ये क्या किया, पुअर एडुकेशन मतलब गरीब लोग देखते हैं बेचारे क्या है, सरकारी स्कूल में भेजते हैं, वहाँ के पते हैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, पढ़ाई कैसा है, सब चीज़ सरकारी स्कूल का माहौल कैसा है, जाते होंगे तो पता है, कहने की जरूरत है नहीं। और क्या होता है फिर, अच्छी शिक्षा नहीं मिलने के कारण उसके बाद क्या होते हैं, पैसे नहीं होने के कारण बेचारे बीच में ही पढ़ाई छुड़ा भी देते हैं बच्चे को, बच्चे का पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। फिर अच्छे शिक्षा नहीं मिला तो अच्छा क्या हुआ, काम भी नहीं मिला। अच्छा शिक्षा नहीं मिला तो अच्छा काम भी नहीं मिला। अच्छा काम नहीं मिला तो क्या हुआ, इनकम उसका कम हो गया। क्या हो गया, उसका इनकम कम हो गया। अब इनकम कम होगा तो सोचिए खाएगा क्या, पूंजी क्या, शिक्षा पर कहाँ कब खर्च करे बेचारा कम इनकम में। और जब कम इनकम है तो क्या है, परिवार फिर गरीब ही रह गया। और जब फिर परिवार गरीब रह गया तो बेचारा सोचिए फिर यही चक्र चला। फिर क्या है, यही चक्र बार बार रिपीट होते रहता है, यही चक्र बार बार रिपीट होते रहता है गरीबी वाला। आगे देखिए, देखिए ये इकोनॉमिक्स वाला चैप्टर बड़ी मजेदार है, दिमाग खोल देगा कि बिहार गरीब क्यों है, भारत गरीब क्यों है, यहाँ गरीबी क्यों है। भारत के सभी 28 राज्य, ये डाटा आपका 2008 के दिया हुआ है, तो इसके अनुसार उस समय कितने 7 यूनियन टेरिटरी थे, मगर अभी 8 है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख मिला के। याद रखिएगा बाबू, ठीक ना। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र प्रशासित। केंद्र प्रशासित मतलब वहां मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, वहां क्या होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा शासन किया जाता है राज्यपाल के माध्यम से। तभी कितने हैं, 8 हैं वर्तमान में। और कश्मीर में राज्य बनाने की मांग हो रही है, चर्चा हो रही है, अगर बन जाती है तो फिर बढ़ जाएगा राज्य की संख्या, तो जब होगा तब देखेंगे। तो 28 राज्य और 8 केंद्र प्रशासित राज्य हैं ये, मगर 2008 के अनुसार है, तभी यही पढ़िएगा, बुक के अनुसार यही है। बुक के अनुसार आपका 7 केंद्र प्रशासित, क्योंकि बहुत पुराना डाटा है। शासित प्रदेशों में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय चंडीगढ़ का है। चंडीगढ़ किसकी राजधानी है, हरियाणा की है ना, और पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। तो चंडीगढ़ की जो वहाँ व्यक्ति रहते हैं उनका प्रति व्यक्ति आय क्या है, बहुत ज्यादा है देश में। तथा इस मामले में उसका शीर्ष स्थान विगत 5 वर्षों में बना हुआ है, मतलब 5 साल से चंडीगढ़ वहाँ का प्रति व्यक्ति आय क्या है, 5 साल से लगातार टॉप पर बना हुआ है। और और भारत के राज्य जगह के अनुसार क्या है, वो 5 साल से लगातार टॉप पर बना हुआ है चंडीगढ़। देश के आय के मानकों को निर्धारित करने वाली संस्था जिसे डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। याद कर लीजिएगा इसको बाबू, इसको बढ़िया से मिटा देते हैं ताकि आपको देखिए। देखिए ये वाला लाइन याद करिए, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ये, कि इकोनॉमिक जो आय मापती है उसको क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ये लाइन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है या पूछा हुआ भी होगा कि इकोनॉमिक्स को जो आय मापने वाली संस्था है, आय मापने वाली संस्था मानक को क्या बोलते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। आगे चलिए, उसके द्वारा 16 सितंबर 2008 को जारी किए गए आंकड़े के अनुसार 2006 से 7 में, जैसे 2025 में डाटा देगा तो अभी का डाटा नहीं देगा, पिछले साल का डाटा देता है।
चंडीगढ़ में प्रति व्यक्ति आय कितना था 2006-07 में? देखिए कितना था, 70,361 रुपया। 70,361 रुपया। अच्छा खासा आमदनी है ये 2006 के अभी के मुकाबले, क्योंकि उस समय महंगाई भी, इन्फ्लेशन भी जोड़ लीजिए ना, कैसा था उस समय, महंगाई भी तो जोड़िएगा कि महंगाई क्या था। तो 70,000 क्या था, अच्छा खासा रकम था। अभी 70,000 अभी का मान के चलिए तो 7 लाख रुपया हो जाएगा, 8 लाख 10 लाख रुपया के लगभग, या ज़्यादा कम भी बेसी हो सकता है। उस समय देख लीजिएगा कि 2006 में डॉलर रुपया के मुकाबले कितना था और अभी कितना है, उसका उतना गुना कर दीजिएगा, पता चल जाएगा कितना है। तो सोचिए 2008 में स्टैटिक दिया था कौन, डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स ने, कि चंडीगढ़ में 2006-07 में कितना प्रति व्यक्ति आय है, 70,361 रुपया। चंडीगढ़ कहाँ है, यहाँ पर ये हरियाणा की राजधानी है और पंजाब, दोनों की राजधानी है चंडीगढ़। वैसे भी पंजाब क्या है, आमदनी वाला राज्य में आता है। पंजाब, दिल्ली, गुजरात, सबसे बेचारा पीछे तो बिहार ही पिछड़ल है। बिहार से तो सब आगे ही है कुछ न कुछ मामले में। यहाँ जो छोटा छोटा राज्य है ना, सेवन सिस्टर, ये भी आगे है बिहार से। सोच लीजिए बिहार की स्थिति क्या है, जबकि बिहार के पास क्या है, मानव संसाधन कितना है, अच्छा एकदम टैलेंटेड आदमी है। हर साल देखते हैं ना कितना आईएएस बनता है यहाँ पर, सरकारी नौकरी में दबदबा बाहर बिहारियों का ही है। मगर क्या है, कुछ वजह से पीछे है बेचारा बिहार। आगे चलिए, जबकि देश के 28 राज्यों, कुछ बड़ा कर देते हैं, देखिए 28 राज्य की चर्चा करें तो इनमें सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा है। राज्य में बात करें तो गोवा सबसे ज्यादा, पर दिल्ली का बताया गया है। कब का, 2008 में जो डाटा आया था उस समय राज्य में कौन था, गोवा टॉपर और दिल्ली। निदेशालय के ताजा आंकड़ों में गोवा प्रति व्यक्ति आय कितना था उस समय, 54,885 राज्य के मामले में। चंडीगढ़ क्या है, जिला राजधानी है ना, जिसे पटना क्या है, राजधानी है। तो राज्य के मामले में गोवा और दिल्ली क्या था, अग्रणी था प्रति व्यक्ति आय में। और चंडीगढ़ का प्रति व्यक्ति आय क्या था उस समय, भारत का सबसे ज्यादा था, 70,000 था ना। आगे देखिए, वो भी बढ़ते, अभी तो बहुत ज्यादा हो गया होगा। जब सोचिए 2006-07 में 70,361 था, 70,361 ही ना था, 70,361 था। तो सोच लीजिए अभी तो कितना पहुंच गया होगा, लाख पहुंच गया होगा। और उस समय गोवा का प्रति व्यक्ति आय कितना था, 54,000 850 रुपया। और दिल्ली का कितना था, ये देख लीजिए, ये दिल्ली का है, 50,565 रुपया था। तो सोचिए अभी ये कहाँ पहुंचल होगा और ये कहाँ पहुंचल होगा, सब तो बढ़ा ही होगा ना, ऐसा थोड़े धैल है। और तीसरे, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ के अनुसार 11% राष्ट्रीय आय वृद्धि की दर से जो गुजरात था उस समय 11.05% के बाद दूसरा था। सोच लीजिए, पहले नंबर पर गोवा, दिल्ली, उसके बाद कौन था, गुजरात। कौन था उसके बाद, गुजरात था, जिसका कितना विकास प्रतिशत कितना था, 11.05% के बाद दूसरा है। इस तरह बिहार भी क्या है, पिछड़ेपन का 16 स्थान इस बार हरियाणा ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया है।
क्या चीज में छोड़ दिया? बिहार भी अब क्या विकास के जो, जैसे कैसे बोल रहा है अभी, भारत का जो जीडीपी है दुनिया में सबसे ज्यादा चल रहा है तेजी में। तो जीडीपी का मतलब क्या? विकास का रफ्तार प्रतिशत में मापा जाता है कि दुनिया का ये देश इतना प्रतिशत तो भारत का इतना प्रतिशत है। तो वैसे उस समय बिहार का जो जीडीपी था क्या था, वो क्या था? अच्छा रफ्तार से विकसित हो रहा था, विकास कर रहा था। 2008-9 में बिहार में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार 11.03% राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर था। मतलब उस समय जो भी आय था, मगर उसमें विकास कितना तेजी से हो रहा था? 11.3 के तरफ रफ्तार से विकसित हो रहा था। मतलब मान के चलिए उस समय कोई 100 रुपया कमा रहा था तो अगला साल कितना हो गया था? 111 रुपया 3 पैसा। समझ रहे हैं ना? फिर अगला साल क्या हो जाएगा? 111 रुपया का फिर 11% निकाल दीजिए, उस रफ्तार से बढ़ रहा था। तो तेजी न हो रहा था, बढ़ रहा था। और गुजरात का कितना था? 11.05%। यहाँ पर दिया हुआ है ना, देखिए आंकड़ों के पुराना डाटा 2008 के अनुसार गोवा का कितना प्रति व्यक्ति आय था? 54,850। दिल्ली का 50,665। और राज्य में आ जाइएगा तो बिहार क्या था? गुजरात के बाद दूसरा स्थान था। गुजरात का था जी 11.05% विकास दर, और बिहार का था 11.03। देख रहे हैं ना, ये बिहार का है। बिहार का कितना है? 11.03। तो गुजरात के बाद दूसरा था विकास के रफ्तार में। गुजरात 0.5, बिहार 11.03 के बाद दूसरा। इस तरह बिहार अब क्या है? पिछड़ापन का त्याग कर विकास की ओर उन्मुख है। विकास के प्रतिशत देख रहे, ज्यादा होगा तो ज्यादा है तो गरीबी कम होगा, कम ही हो रहा होगा तभी ना विकास कर रहा है कोई। क्योंकि देख रहे हैं बिहार में पहले जैसा तो हालत है नहीं। एक समय बोला जाता था जंगल राज, फिर उसमें देखते हैं लूट पाट छीन सब डकैती और सब होता था। तो धीरे धीरे कम हो रहा है कि नहीं रहा है? आदमी अब क्या हो रहा है? जागरूक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जागरूक हो रहा है क्या? देखिए आदमी काम कर रहा है। अब देखिए बिहार में भी धीरे धीरे क्या है, फैक्ट्री आ रही है, कम लेवल पर आई मगर आ तो रही है ना। अब आदमी का भी देखिए आँख खुल रहा है कि बिहार को भी कुछ करना है। यहाँ के आदमी कि वो वैसे पीछे रह के तो जी नहीं सकते हैं, पीछे रह के जी नहीं सकते हैं ना। सब राज्य आगे बढ़ रहा, आप ही का पड़ोसी देखिए अब आगे बढ़ रहा, आप पीछे रहिएगा तो आप ही को दुख लगेगा कि नहीं लगेगा? तो वही बात है। ये देखिए गोवा क्या था बेचारा उस समय आय के मामले में सबके पीछे, जबकि एकदम भुट्टी को दे राज्य है ये। गोवा मैप में देखिएगा, यहाँ पर देख रहे हैं ना कितना छोटा मैप में एकदम क्या है, एकदम भुट्टी को है दे राज्य है। मैप में गोवा एकदम छोटा राज्य है, एकदम छोटा। देखिएगा मैप में होगा तो, या मैप आगे है इसमें तो दिखा देंगे आपको गोवा कितना बड़ा है। आइए फिर जानते हैं कुछ। देखिए आओ जाने, निदेशालय रिपोर्ट के अनुसार सन 2008-9 में भारत के प्रति व्यक्ति आय कितना था? 25,494 रुपया। क्या था? देख रहे हैं अभी के आदमी जो अच्छा पढ़ा लिखा होगा वो हफ्ता में इतना कमाता होगा। एक को देखते हैं ना वीडियो में बेचारा दिखाता ही लाख लाख रुपया का महीना कमा रहा है, करोड़ करोड़ रुपया का सालाना कमा रहा है कगो। मगर उस समय प्रति व्यक्ति आय कितना था? 25,494। कब का डाटा है ये? 2008-9 के अनुसार। जबकि बिहार का प्रति व्यक्ति आय देख लीजिए, देख रहे हैं ना 6,110 रुपया। सोचिए कितना कम है राष्ट्रीय से। राष्ट्र में कितना था भारत में और राज्य के मिलाकर, सभी राज्य को मिलाकर 25,494 रुपया, और बिहार का कितना था? 6,610 रुपया। सोच सकते हैं 6,000 में बेचारा आदमी कीजिए कैसा जीवन जीता होगा। 6,000 में की खाता होगा, पी पी बेचारा की अच्छा शिक्षा देता होगा, कैसा रहन सहन होगा सोच सकते हैं। समझ रहे हैं ना? ऐसी नहीं बिहार को बीमारू हुआ क्या क्या पता नहीं पुकारता था आदमी।
ओकर बाद देखिए बिहार में कुल कितने हैं? 38 जिले हैं। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले हैं, याद रखिएगा बाबू। देखिए उस समय है ना 2008 में कितना रुपया था पूरे भारत का? 25,494। और बिहार कितना बेचारा कमा रहा था प्रति व्यक्ति आय? 6,610 रुपया। और गोवा का देख रहे थे ना कितना था? 70,000। चंडीगढ़ का 70,000 था, गोवा का 55,000 रुपया था ना। इधर कितना था? 54,000, लगभग 55,000 रुपया गोवा का, तो सोचिए। और बिहार का 6,000। बिहार राज्य का 6,000 और गोवा का 54-55,000। सोच लीजिए अंतर कितना है, करीब 9 गुना का है। देख रहे हैं 6600 रुपया है, 6610 रुपया है 2005-6 के अनुसार। सोच लिए कौन स्थिति में बेचारा बिहार के आदमी जी रहा होगा। बिहार से तो सब कई गुना ज्यादा ही था आमदनी के मामले में। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला पटना, न्यूनतम प्रति आय वाला जिला शिवहर है। बात रे बिहार में देखिएगा तो क्या था, एक जिला आपको विकसित मिलेगा, पटना खाली, बस। पटना आएंगे तो पता चल ही रहेगा आपका जिला में अंतर, पटना जिला में अंतर। अब पटनों में खाली क्या, बस पटना केंद्र ज्यादा केंद्रित रखे, पटना के आसपास उतना विकास नहीं है। पटना जिला, जो पटना जगह है वो ज्यादा विकसित है और जगह की तुलना में। पटना जिला खाली पटने में थोड़े है, और फैला हुआ है ना। तो ये सब बात है। तो ये वाला बाबू याद कर लीजिएगा जो बता रहे हैं कि 38 जिला में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है? पटना। सबसे ज्यादा आय वाला जिला कौन है बिहार में? पटना। और सबसे कम वाला कौन जिला है? शिवहर। सबसे कम वाला कौन है? शिवहर। और सबसे ज्यादा वाला पटना। पटना में बिहार में कितने जिले हैं? 38। और 2005-6 के अनुसार कितना प्रति व्यक्ति आय था? 6,610 रुपया। और भारत का कितना था उस समय? 25,008 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय 25,494 रुपया। इसलिए देखते हैं प्रति व्यक्ति आय में गोवा था उस समय ऊपर टॉप पर, और बिहार सबसे नीचे था लोअर रैंक पर 28 राज्य में। अब देखिए, अब पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में। बिहार के बारे में पढ़ लिए, क्या क्या कारण था? गरीबी के कारण, गरीबी को जन्म देती है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। अब पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में, नेशनल इनकम। देख रहे हैं ना, यहाँ पर ही देखिए गोवा है, देख रहे हैं 2 सैदम है। कई गो गोवा बिहार में हट जाएगा, हमारा आमदनी के मामले में कई गो बिहार के पीछे छोड़ देगा वो। देख रहे हैं ना, बिहार के 6610 रुपया, और कितना है? लगभग 55,000 रुपया के आसपास है ना, 54,000 कुछ रुपया। राष्ट्रीय आय अर्थशास्त्र में राष्ट्र की आय धारणा बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। किसी देश का आर्थिक विकास उसकी राष्ट्रीय आय पर निर्भर करती है, तथा आर्थिक प्रगति को मापने का सर्वोत्तम साधन भी क्या है? राष्ट्रीय आय ही है। तो इसके बारे में देखिए बता देते हैं। जैसे किसी आदमी का आप मापते हैं हैसियत, कौन चीज से मापते हैं? धन दौलत पैसे से न मापते हैं, उसका आय से मापते हैं कि आमदनी क्या है उसका। आजकल क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है ना, आमदनी को किसके अनुसार मापा जा रहा है? उसके औकात के अनुसार मापा जा रहा है। मतलब पैसा कितना कमा रहा है, उसके पास धन संपत्ति कितना है। तो वैसे ही जब हम आदमी को ऐसे मापते हैं ना स्तर पर, तो वैसे राज्य को भी उसी स्तर पर मापा जाता है। उसी स्तर पर राज्य को भी मापा जाता है कि कौन राज्य अमीर है, कौन गरीब है। तभी पता चला ना, गोवा क्या है? अमीर राज्य है, और बिहार गरीब राज्य है। आदमी में इसे पता करते हैं। फिर देश में भी होता है, तो देखिएगा क्या है? अमेरिका अमीर राज्य है, उसके बाद चाइना आता है, उसके बाद जर्मनी आता है, अब चौथे नंबर पर भारत आ गया है, उसके बाद
जापान है और बहुत सारे देश है। तो भारत क्या धीरे धीरे विकास कर रहा है बड़ी तेजी से। तो भारत विकास कर रहा है मगर बिहार उस लेवल से विकास नहीं कर रहा है जिस लेवल से करना चाहिए। और राज्य से महाराष्ट्र कर गया, गुजरात कर गया, कर्नाटक कर गया, आंध्र प्रदेश कर गया, तमिलनाडु, गोवा उस लेवल से नहीं कर रहा है। वहां का प्रति व्यक्ति आय देख रहे हैं कितना ज्यादा है। तो वही क्या होता है, किसी देश का आर्थिक मापते हैं कि वो देश का आमदनी कितना, कैसे पता कर लेते हैं, पर कैपिटा। पर कैपिटा किसको कहते हैं कि नेशनल आय उसको बोलते हैं साल भर में, एक साल में जितना टैक्स वसूलता है देश, क्या है कोई जितना टैक्स वसूलता है उसी को क्या राष्ट्रीय आय बोलते हैं। प्रति व्यक्ति आय किसको बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय निकलेगा यहाँ पर ही जब क्या करता है, जैसे भारत देश हो गया, भारत देश हो गया ना, अब क्या करेगा साल भर में जितना रुपया वसूला सब आदमी से, और भारत की जनसंख्या देख लेगा कितना है, कितना आदमी है, उस जनसंख्या से वो टोटल जो रुपया वसूला उसमें भाग दे देगा। तो जो निकलेगा वो प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। उससे भी मापा जाता है देश को। मापक है ये भी एक तरह का। क्या मापक है, उससे पता चलता है कि देश में प्रति व्यक्ति कितना कमा रहा है, प्रति व्यक्ति कितना कमा रहा है। इसे ना जैसे जर्मनी, जापान, फ्रांस, ये सब क्या मापते हैं, वहां का क्या है जितना टैक्स वसूला जाता है और जनसंख्या से भाग दे पता चलता है अच्छा इसका आदमी का प्रति व्यक्ति है बहुत ज्यादा है, मगर भारत का कम है और उसमें बिहार का और कम है। तो ये क्या है, मापक है। राष्ट्रीय आय क्या है, मापक है। क्योंकि आपके पास पैसा रहेगा, रोजगार रहेगा, सबसे पहले तो आपके पास रोजगार होना चाहिए तब आपके पास पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो खर्च कीजिएगा, खर्च कीजिएगा तो क्या होगा, सरकार को टैक्स जाएगी, सरकार को टैक्स जाएगी, सरकार का आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगा तो दुनिया में पता चलेगा कि हाँ भारत का भी आय ज्यादा है। बस सिंपल सी बात है। और क्या है, आर्थिक प्रगति को ही मापा जाता है। क्योंकि किसी देश के पास आय कब होगा, जब आदमी के पास रोजगार होगा। रोजगार कब होगा, जब फैक्ट्री होगा, लघु उद्योग होंगे, तभी ना होगा। आदमी काम कर रहा होगा, वो आदमी के पास काम होगा, काम होगा तो पैसा आएगा, तभी ना देश के पास आय भी आएगी। पैसे नहीं रहेगा तो देश के पास आय कहाँ से होगा, आदमी खर्च कहाँ से करेगी। आगे देखिए, आगे राष्ट्रीय आय का मतलब किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के कुल मूल्य से लगाया जाता है। यह भी तुरंत बताए बाबू, किसी राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, पूछेगा राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं तो क्या बोलेगा, राष्ट्रीय आय का मतलब है किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तु, एक साल में भारत में जितने वस्तु उत्पादन हो गए, मान के चल लीजिए एगो सुई से लेकर हवाई जहाज तक जो भी बना भारत में, उस पर सरकार क्या लेती है, टैक्स लेती है। और सेवा, जो भी आदमी काम करता है ना, नौकरी करता है तो वो भी टैक्स देता है। अभी 2025 में जो बजट निकला था फरवरी में, तो उसमें सरकार क्या दिया था, कुछ आदमी को रियायत दिया था। मतलब जो आदमी 10 से 12 लाख कमा रहा है ना, उसके ज़्यादा कमा रहा है उसको सरकार इनकम टैक्स लेगी, और 12 लाख से जो कम 10-12 लाख से कमा रहा है उस पर टैक्स सरकार नहीं लेगी। तो भारत में सोचिए कितना आदमी 10 से 12 लाख सालाना कमा रहा होगा, बहुत कम, बहुत कम आदमी। तो सरकार को टैक्स भी कम जा रही है। दूसरे शब्दों में वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। सबसे अच्छा ये वाला लाइन याद कर लीजिए। क्या याद करना है, एक साल में कितना, एक साल में किसी देश में अर्जित कुल आय की मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। सिंपल यही है, एक साल में जितना भी आय होगा ना वही राष्ट्रीय आय हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए। जैसे देख रहे हैं ना, ये बेचारा सब सर्विस कर रहा है, जितना आदमी नौकरी कर रहा है ना, समझिए उसका इनकम टैक्स कटता है। आप भी जब जॉब कीजिएगा तो देखिएगा जब सैलरी आएगा ना तो कुछ पैसा कट के आएगी। चाहे पापा जॉब करते होंगे तो पूछिएगा, उनको सैलरी में टैक्स कट के आता है, कुछ पैसा कट के आता है। या फिर कुछ आप फैक्ट्री खोलिएगा या कुछ वस्तु बेचिएगा तो उसमें भी क्या सरकार आपसे टैक्स लेगी, तो वही आय हो गया, राष्ट्रीय आय।
आगे देखिए, जहां राष्ट्र की संपूर्ण आय उत्पादन के विभिन्न साधनों के सम्यक प्रयास से होता है, प्रत्येक साधन की भागीदारी उत्पादन की क्रिया में होती है। देख लीजिए यहाँ पर, जहां राष्ट्र की संपूर्ण आय उत्पादन के विभिन्न साधनों के प्रयास से होते हैं, सही बात है। आदमी को रोजगार कहाँ मिलता है? फैक्ट्री में। फैक्ट्री में क्या होता है? उत्पादन ही होता है ना। उत्पादन हुआ तो आदमी वहां रोजगार किया तो उससे भी उसको पैसा मिला। उसके बाद जो वस्तु उत्पादन हुआ फैक्ट्री में, मान के चलिए कुछ भी साबुन, शैम्पू, सरफ, नमक, तेल, गाड़ी, कुछ भी बना फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री में रोजगार हुआ, तो रोजगार से आदमी को पैसा आया तो वो बाजार में खर्च करेगा अलग अलग चीज खरीदने में। उसके बाद वो सामान जब बाजार में खरीदेगा, आदमी खरीदेगा, तब सरकार को भी टैक्स जाएगी और कंपनी वाले को भी पैसा जाएगा, तभी वो अपने लेबर मजदूर जो वहाँ काम कर रहे हैं उनको पैसा देगा। तो राष्ट्रीय संपूर्ण आय क्या होता है? उत्पादन के विभिन्न साधनों के सम्यक प्रयास से होता है। इसलिए बोला जाता है कि कोई देश विकसित क्यों होता है? वहाँ का क्या है? सबसे पहले तो शिक्षा बढ़िया होना चाहिए, फिर वहाँ टेक्निकल स्किल सिखाने वाला संस्था होना चाहिए, फैक्ट्री होना चाहिए। यही सब से ना देश विकसित कहलाता है। क्योंकि स्किल सीखेगा तो फैक्ट्री में काम करेगा तो नौकरी, पैसा आएगा, उससे सामान बनेगा, मार्केट में बिकेगा, देश विदेश में बिकेगा, सरकार को भी फायदा होगा, आदमी को भी फायदा होगा। प्रत्येक साधन की भागीदारी उत्पादन की प्रक्रिया में होती है। सभी चीज कहाँ होते हैं? प्रोडक्शन से ही होती है। उत्पादन उत्पादन ही नहीं होगा तो आदमी को रोजगार नहीं मिलेगा। फैक्ट्री में क्या होता है? उत्पादन ही तो होता है कोई चीज का। कोई फैक्ट्री ले लो, मान के चलिए कलम ही है, कहीं तो बनी होगी ना, ये कहीं बनी होगी तो क्या होगी? फैक्ट्री बनाया होगा इसको। जब फैक्ट्री में बना होगा तो इसमें रोजगार लगा होगा, आदमी काम किया होगा कि नहीं? मार्केट से जब आए तो खरीदे, हम खरीदे तो क्या हुआ? सरकार को भी टैक्स गया, और जो आदमी काम किया उसको भी पैसा गया, और जो कंपनी का मालिक होगा उसके पास भी पैसा गया। गया कि नहीं गया? तो क्या है? साधन की भागीदारी क्या है? उत्पादन की क्रिया में होती है। फलतः उत्पादित हुई वस्तुओं से प्राप्त आय का सभी साधनों के बीच क्या वितरित किया जाता है? अभी तो बोले, जैसे ये पेन है, ये पेन क्या हुआ? फैक्ट्री में बना। फैक्ट्री में बना कि नहीं बना? और जो पेन बनाने वाला मटेरियल है वो भी तो कंपनी का इस खरीद के लाई होगी। आमदनी भी देखिए क्या तो नहीं, चैन की तरह बंधल होता है। फैक्ट्री वाला लाया कहीं और से खरीद के, बेचारा उसको पैसा दिया। सबसे पहले देखिए इसका चैन बनाते हैं नीचे से, ग्राहक हम लोग इसको खरीदे, तो ये क्या है? कहीं बना फैक्ट्री में, इसको मजदूर बनाया, कोई कंपनी वाला बनवाया, इसको बनवाया ने, वो भी कहीं मटेरियल से खरीद के लाया होगा। तो ऐसा क्या है? पैसा क्या बंटते चल जाता है, और जहां जहां ये बिकेगा, जहां जहां बनेगा वहां सरकार इससे टैक्स ले लेगी। चाहे मोबाइल ही ले लीजिए आपका, कहीं तो फैक्ट्री में बना होगा तो आदमी बनाया होगा, फिर मार्केट में बिकने आया होगा, तभी ना सरकार को इस पर टैक्स गया होगा। आदमी जो बनाएगा उसको मंथली मिला होगा। तो उत्पादन के साधन पर तो ही है सभी चीज निर्भर। तो इसलिए नहीं बोला जाता है सरकार को कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री लगाए तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगी, ज़्यादा रोजगार को ज़्यादा पैसा होगा, पैसे होंगे तो आदमी क्या खर्च करेगा तो सरकार को टैक्स जाएगी। सिंपल है। अर्थशास्त्र में डिस्ट्रीब्यूशन की एक धारणा राष्ट्रीय आय के आकलन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब उत्पादन हुआ तो इससे जो पैसा आया तो क्या मालिक खुद थोड़े रख लेगा? नहीं रख लेगा। वो क्या होगा? कच्चा माल लाएगा फिर बनाने के लिए, फिर जो लेबर आएगा, अगर प्रोडक्ट इसका मांग ज़्यादा होगा तो ज़्यादा बड़ा फैक्ट्री खोलना पड़ेगा उसको, और ज़्यादा आदमी को हायर करेगा, है ना? अगर ये ज़्यादा बिकेगा तो फिर सरकार को भी ज़्यादा टैक्स जाएगी। तो बहुत सारा चीज़ है, डिस्ट्रीब्यूशन पर क्या है? निर्भर करता है। आगे देखिए, रखती है, जिसे हम उत्पादन के विभिन्न साधनों के भागीदारी में हिस्सा लेने के कहते हैं। वास्तव में उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के सहयोग से राष्ट्र की आय प्राप्ति होती है। सही बात है। सरकार को एक जगह से थोड़ी आय होती है, बहुत जगह से होती है। बोले थे ना, इसमें दो तरह का टैक्स सरकार के पास आती है, एगो डायरेक्ट टैक्स, एगो इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स होता है जैसे जो नौकरी उकरी करता है ना सर्विस सेक्टर में, उससे उसका पैसा सीधे मंथली जो सैलरी आएगा, मान के चलिए किसी का सैलरी 1 लाख रुपया है, तो उससे सरकार क्या होगी? कुछ प्रतिशत काट लेगी, 10,000 5,000 जो भी है,
सोचिए कितना आदमी नौकरी कर रहा होगा, तो सबके मंथली इनकम से कुछ कुछ कट के गया, तो सरकार के पास तो आ गया बहुत सारा पैसा। उसके बाद बहुत सारा देश में फैक्ट्री भी होगा, तो वहां उत्पादन होगा, सामान होगा कि नहीं होगा? होगा ने। तो उत्पादन हुआ सामान तो फैक्ट्री वाले से सरकार फिर लेगी, फिर मार्केट में बिकने आएगा तो दुकानदार से जीएसटी के रूप में पैसा फिर लेगा सरकार। तो सरकार को क्या है, बहुत सारे साधन से राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है, एक चीज नहीं है। राष्ट्रीय आय को पुनः इन संसाधनों के बीच वितरित कर दिया जाता है। फिर क्या होता है, सरकार पैसे लेके अपने पास रख नहीं लेती है, सरकार क्या करती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करती है। जैसे अभी सरकार क्या चल रही है, जैसे कोई कंपनी को लाना चाहती है सरकार, जैसे अभी चिप वाला कंपनी है, भारत में चिप नहीं बनती है, टेक्नोलॉजी वाली उतनी कंपनी है नहीं, तो सरकार क्या करती है, इंसेंटिव देती है। मतलब बाहर में जो बड़े बड़े फैक्ट्री है ना, चिप बनाने वाली, मोबाइल बनाने वाली, उसको कहती है आइए यहाँ पर, आइए फैक्ट्री लगाइए, हम आपको सस्ता लेबर देंगे, क्योंकि आदमी देख रहे हैं भारत में कितना ज़्यादा लेबर है, आदमी है, मजदूर है। उसके बाद हम जमीन आपको लीज पर सस्ता में दे देंगे, किसान से भले वो जैसे ले, सरकार कंपनी को क्या है, एकदम समझिए मुफ्त में दे देती है फैक्ट्री लगाने के लिए। अब फैक्ट्री में क्या होगा, हजारों आदमी को रोजगार मिलेगा, और क्या होगी, फिर रोजगार मिलेगा तो आदमी क्या होगा, सीखता भी है, काम करते 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 सीखता है ना। चाइना आगे क्यों बढ़ गया, यही करके बढ़ा वो, विदेश से पहले ढेर सारे कंपनी लाए, आदमी को वहां अपना भेजा, जाओ सीखो, सामान बनाओ भी, सीखो भी, और सीखते सीखते देखते हैं चाइना कहाँ पहुंच गया। अब भारत वही इसी रास्ते पर चला है। अब भारत भी क्या करती है, विदेशी कंपनी को लाती है, उसको सस्ते जमीन पर, रेट पर जमीन देती है कि यहाँ फैक्ट्री लगाओ, यहाँ के लोगों को रोजगार दो, यही सामान बनाओ, और सब चीज में अगर इतना चीज बनाओगे तो हम तुमको इंसेंटिव देंगे, पैसा देंगे भी। सरकार उसको फुसला फुसला के बेचारा के लाते हैं यहाँ पर, जरूरी भी है, नहीं लाएगा तो इतना सारा आबादी, उसको रोजगार कहाँ से मिलेगा, और रोजगार नहीं मिलेगा तो आदमी के पास पैसे नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे तो बेचारा और गरीबी में चला जाएगा, और देश गरीबी में जाएगा तो सरकार को फिर दिक्कत होगी, क्योंकि आदमी क्या है, वोट देता है सरकार को इसी नाम पर नहीं कि हमको सुविधा पर मुहैया करेगा, सरकार के राष्ट्रीय आय होगा तभी ना। सरकार इसमें क्या बोल रहा है, पैसा लेके क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट, मतलब हम लोग को सड़क बना कर देती है सरकार, बिजली मुहैया कराती है, सरकारी अस्पताल देती है, मगर देखते हैं स्थिति कैसा है, सरकारी चीज बहुत सारा सुविधा मिलती है ना सरकार की तरफ से, तो सरकार करती है फिर वो पैसे को वितरित कर देती है। ये अलग बात है कि बीच में करप्शन हो जाती है। हम राष्ट्रीय आय का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, ये वाला चैप्टर है जो अभी चलेगा, वो क्या है चलेगा, राष्ट्रीय आय पर ही एकदम विस्तार से चर्चा करेंगे कि सरकार को कैसे कैसे पैसे आती है, कहाँ कहाँ खर्च करती है, सरकार के पास पैसे आती है तो क्या करती है, कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं, देख रहे हैं ना, प्रोडक्शन। आगे देखिए, तो आपका ये लास्ट समाप्त हो गया। मिलते हैं इसी चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो, अगले क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए।